नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जो आज हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग। लर्निंग जो हमारा टॉपिक है, आप पहले एक बात जो है यहाँ पर अच्छे से समझ लो कि ये केवल बीएड की परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि इसके बाद जो आपका टेट का एग्ज़ाम रहता है उसमें भी यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बार बार यहाँ से टेट एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी ने जो है अच्छे से समझना है। जहाँ कहीं भी वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो वो आप बाद में जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगी। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं लर्निंग के बारे में। लर्निंग क्या होती है? अधिगम। अधिगम इसको बोला जाता है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि हर एक बच्चा जो होता है उसके लर्निंग करने का तरीका अलग अलग होता है। सब बच्चे अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखते रहते हैं। तो आइए इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। अधिगम की अगर हम बात करें तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है साधारण शब्दों में सीखना। अनुभव व अभ्यास के द्वारा व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह किसी व्यक्ति की सोच, भाव व रुचि तथा कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। अर्थात सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का परिमार्जन करना। व्यवहार में जब आप किसी प्रकार का परमानेंट चेंज देखते हो, जब आपको किसी के बिहेवियर में किसी भी प्रकार का परमानेंट चेंज देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि उसको क्या है, उसके व्यवहार में क्या है, परिवर्तन हुआ है, उसकी अच्छे से लर्निंग हुई है। ठीक है, आई थिंक सभी को लर्निंग का मीनिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके साथ मैं आपको साधारण शब्दों में एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि देखो, जैसे मनुष्य है तो वो जीवन में लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हम कह सकते हैं कि ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो हम कंटिन्यू सीखते रहते हैं। कुछ ना कुछ हम अपने दैनिक जीवन में सीखते रहते हैं। अधिगम एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होती है, मेंटल प्रोसेस होता है। ठीक है, जो हमें परिपक्वता की ओर ले जाता है तथा समय समय में क्या है, हम इसके द्वारा अनुभवों का लाभ उठाते, जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे हैं उसका क्या हम यहाँ पे लाभ उठाते हैं और हम अपने बिहेवियर में परमानेंट चेंज लेकर आते हैं। तो वो क्या हुआ? अधिगम हुआ। यहाँ पर आपको सभी को अच्छे से अधिगम का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसमें जो है कुछ परिभाषाएं दी गई है। देखिए, जब आप 16 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हो तो उसमें आपको मीनिंग के साथ साथ कुछ डेफिनेशन भी डालनी पड़ती है। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले बात करेंगे क्रो व क्रो के अनुसार। किसके अनुसार? क्रो व क्रो के अनुसार। अब इन्होंने क्या कहा है इसमें कि जो सीखना है, अधिगम है, वो क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसका है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसके साथ जो है हमारे जो दूसरे मनोवैज्ञानिक रहे हैं वो है गेट्स। गेट्स ने क्या कहा है? गेट्स का कहना है कि अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्या कहा है इन्होंने? कि जो हमारे एक्सपीरियंस रहते हैं उनके थ्रू जो हम अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं वही क्या है? लर्निंग है, वही अधिगम कहलाता है। ठीक है, ये हमारी दो परिभाषाएं थी, ये भी आपने लिख लेनी है। ठीक है, एक दो परिभाषा आप जरूर लिखें जब आप 16 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो अधिगम होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब जो लर्निंग रहती है उसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं और ये कारक कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम जो है डीप स्टडी करेंगे। अधिगम कई कारकों पर निर्भर करता है। यह कारक व्यक्ति की सीखने की क्षमता, वातावरण, प्रेरणा, अनुभव और शारीरिक मानसिक स्थिति आदि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं।
जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, ये क्या करते हैं कि जो मनुष्य की सीखने की क्षमता होती है, उसका जो वातावरण होता है और मोटिवेशन होती है, एक्सपीरियंस होती है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसकी फिजिकल हेल्थ है, इन सभी को क्या है वो प्रभावित करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि ये कारक है कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल फैक्टर की। पर्सनल फैक्टर यानी व्यक्तिगत कारक। अब ये व्यक्तिगत कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो हमारा व्यक्तिगत कारक रहेगा वो है मोटिवेशन। क्या है? अभिप्रेरणा। अब जो अभिप्रेरणा है, ये अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसको हम विद एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कारक है ये। यदि विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित है तो वह जल्दी और अच्छे से सीखेगा। आंतरिक व बाहरी प्रेरणा दोनों जरूरी होती है। देखो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि जब तक एक विद्यार्थी है, जो लर्नर है, अधिगम करता है, यदि वो सीखने के लिए मोटिवेट ही नहीं है तो आप उसको चाहे जितना मर्जी सिखाने की कोशिश करो, वो नहीं सीख पाएगा। क्यों नहीं सीख पाएगा? क्योंकि वो जो कार्य करने जा रहा है वो उसके लिए मोटिवेट ही नहीं है, वो उस कार्य को करने के लिए प्रेरित ही नहीं है। इसलिए ये जो कारक है ये अधिगम को प्रभावित करता है। कौन सा कारक? मोटिवेशन। व्यक्ति के अंदर या फिर किसी भी विद्यार्थी के अंदर कुछ भी सीखने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मोटिवेशन दो तरह से होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी प्रेरणा। इन दोनों प्रेरणाओं की ज़रूरत क्या है, एक विद्यार्थी को होती है, तभी वो अच्छे से लर्निंग कर सकता है। यदि उसमें मोटिवेशन की कमी है, मोटिवेशन का अभाव है, तो वो अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएगा। आई थिंक आप सभी को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा इंटरेस्ट। आइए अब बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में, रुचि के बारे में। अब जो रुचि है ये अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसके बारे में जो है विद एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए, हम किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे इंटरेस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी प्रकार जब कोई विद्यार्थी किसी भी प्रकार की लर्निंग कर रहा है तो उसके लिए उसका इंटरेस्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस विषय में विद्यार्थी की रुचि होगी उससे वह अधिक ध्यान व लगन से सीखेगा। बहुत सही बात कही है। अब देखो, अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मेरी पढ़ाने में रुचि है, अगर मैं वही काम कर रही हूँ जिसमें मेरी रुचि है तो मैं उसको बहुत ही अच्छे ढंग से जो है करूँगी, उसमें अपना 100% दूंगी और उसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से आसानी से जो है कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं उस चीज़ को चाहे ज़बरदस्ती कर रही हूँ, लेकिन उस चीज़ को मैं वैसे महत्व नहीं दे पा रही हूँ जैसा कि उसको दिया जाना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। इसी प्रकार जिस विषय में विद्यार्थी की रुचि होती है वो भी उसमें अधिक ध्यान देता है, उसमें अधिक लगन से वो कार्य करता है और आसानी से जल्दी से सीख भी लेता है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है काफ़ी हद तक लर्निंग को प्रभावित करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो है मेंटल हेल्थ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य। जो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य होता है वो अधिगम को अत्यधिक प्रभावित करता है। अब प्रभावित कैसे करता है? चिंता, डर, तनाव आदि सीखने में क्या करते हैं? रुकावट डालते हैं। अब किसी बच्चे को आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है चिंता करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो टेंशन में रहते हैं, उनके अंदर कई प्रकार के जो है तनाव उनके अंदर भरा होता है और उनके अंदर एक प्रकार का डर रहता है, एक झिझक उनके अंदर रहती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उस पर क्या है प्रभाव पड़ता है और उसी का असर हमें लर्निंग में भी देखने को मिलता है। ठीक है, कई बच्चे आपने देखे होंगे कि जैसे परीक्षा के समय उनके अंदर एक डर सा बैठा होता है। मान लो अगर उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन भी की है, लेकिन उनके अंदर जो डर बैठा रहता है वो कहीं ना कहीं उनके लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। तो इसी प्रकार जो है ये जो मानसिक स्वास्थ्य है ये अधिगम को अत्यधिक प्रभावित करता है। बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तभी वो लर्निंग को जो है सही तरीके से सीख सकता है, अच्छे से जो है वो सीख सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इंटेलिजेंस, बुद्धि।
बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, ये अधिगम को प्रभावित करता है। बुद्धिमान विद्यार्थी नई चीज़ें जल्दी समझ लेते हैं, ये महत्वपूर्ण कारक है। देखो इसको विद एग्जाम्पल समझते हैं। अब जो बुद्धि है वो किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी के अंदर कि हमने जो हमारा पिछले वाला टॉपिक था उसमें भी हमने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की थी। अब जब हमने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की थी तो उसमें हमने क्या कहा था कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो एक दूसरे से किसी ना किसी आधार पर भिन्न होते हैं। अब वो आधार कैसे हो सकते हैं, जैसे कि एज भी हो सकती है, कलर भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, या फिर हमारी जो एबिलिटी होती है मतलब कार्य करने की जो हमारी क्षमता है, या फिर हमारे जो इंटरेस्ट रहते हैं, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इन सभी चीज़ों में वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो वो बुद्धि का जो उनका लेवल होता है, आईक्यू लेवल होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं भिन्नता देखने को मिलती है। अब बच्चे कई प्रकार के जो है लर्नर होते हैं क्लासरूम के अंदर। गिफ्टेड चाइल्ड भी होते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं और स्लो लर्नर भी होते हैं। उनके सीखने की जो क्षमता होती है वो सबकी अलग अलग होती है। सबके जो सीखने का स्तर होता है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इस प्रकार जो हमारी बुद्धि है वो भी अधिगम को प्रभावित करती है। जिस प्रकार से किसी का आईक्यू लेवल रहता है उसी प्रकार जो है वो धीमी गति, तेज़ गति, या फिर जिस प्रकार से भी उसका आईक्यू लेवल है उस तरीके से सीख सकता है। इस प्रकार इंटेलिजेंस अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है हमारा मैच्योरिटी। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैच्योरिटी है क्या, परिपक्वता क्या होती है। परिपक्वता होती है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से जो है परिपक्व हो जाता है। क्या हो जाता है, जब व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है तो वो क्या हम कह सकते हैं कि परिपक्वता आ चुकी है। तो परिपक्वता किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित करती है। परिपक्वता अधिगम की एक अनिवार्य शर्त है। बिना परिपक्वता के कोई भी ज्ञान, कौशल या व्यवहार सीखना कठिन होता है। इसलिए शिक्षण को बच्चों की परिपक्वता के अनुसार ही करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो ये लर्निंग को बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करती है। किस प्रकार से करती है। अब बच्चे का जो है सीखने के लिए जो है परिपक्व होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है क्लासरूम में, तो अगर उसका लेवल जो है मतलब वो 8th क्लास में पढ़ता है और आप उसको स्टडी जो है 9th या 10th क्लास के लेवल की करवा रहे हैं, तो उसको वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। उसके सामने ऐसी सिचुएशन है कि उसका जो लेवल है उससे ज़्यादा लेवल की उसको जो है पढ़ाई करवाई जा रही है। तो उसको क्या है वहाँ पर अधिगम करने में, सीखने में कठिनाई होगी। तो इस प्रकार मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या करवाया जाना चाहिए, शिक्षण करवाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे क्या है अपने लेवल के अनुसार जो है अच्छे से सीख सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अभिवृत्ति, एटीट्यूड। एटीट्यूड का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड क्या होता है, ये एक प्रकार का दृष्टिकोण होता है, एक प्रकार का देखने का नज़रिया होता है। ठीक है, एटीट्यूड सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन ये स्थायी नहीं होता है, इसमें चेंज भी आ सकता है। अगर आपका एटीट्यूड आज नेगेटिव है तो कल को वो पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर आज पॉजिटिव है तो कल को वो नेगेटिव भी हो सकता है। इस प्रकार जो एटीट्यूड रहता है किसी भी विद्यार्थी का, ये सीधे अधिगम पर प्रभाव डालता है। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो भी आपका डाउट रहेगा मैं उसको अगली वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्टीट्यूड, अभिक्षमता हम जिसको बोलते हैं। अब एप्टीट्यूड क्या होता है। अभिक्षमता की अगर हम बात करें, अभिक्षमता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में सीखने और सफल होने की प्राकृतिक योग्यता। यह अधिगम को प्रभावित करती है। अभिक्षमता क्या होती है, सिंपल भाषा में समझते हैं। अभिक्षमता जो है किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी विद्यार्थी का एक प्रकार का मतलब उसका एबिलिटी हम बोल सकते हैं, या फिर उसकी जो योग्यता हम बोल सकते हैं कि एक बच्चे के अंदर किसी प्रकार की योग्यता का होना, जिसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
या फिर हम कह सकते हैं कि जिसके लिए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर जो है इस क्षेत्र में कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लासरूम में एक बच्चा बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, तो एक टीचर उसकी योग्यता को देखकर आइडिया लगा सकता है कि ये बच्चा आगे जाकर बहुत ही अच्छा गायक बनेगा, ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे एक बच्चा बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छे तरीके से वो अपने विचारों को प्रकट करता है, उसके जो बोलने की क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा वक्ता है वो, तो टीचर उसकी योग्यता को देखकर जो है आइडिया लगा सकता है कि ये बच्चा आगे जाकर बहुत अच्छा वक्ता बनेगा। तो ये एक प्रकार की योग्यता होती है जो कि अधिगम को प्रभावित करती है। सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये थे हमारे व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर, जो अधिगम को प्रभावित कर रहे थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, पर्यावरण संबंधी कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण संबंधी कारक में बात करेंगे सोशल एनवायरनमेंट की। किसकी बात करेंगे? सोशल एनवायरनमेंट की। विद्यालय का एनवायरनमेंट, स्कूल का एनवायरनमेंट। अब बात करेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारे कौन कौन से फैक्टर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल एनवायरनमेंट की, विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का जो वातावरण होता है वो विद्यार्थी के अधिगम को अत्यधिक प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? विद्यालय में अनुशासन, सहयोग, सकारात्मकता और सुविधाएं सीखने को बढ़ावा देती है। अच्छा शैक्षिक वातावरण विद्यार्थी की रुचि को और सफलता को बढ़ाता है। देखिए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पर जो उसके आसपास का वातावरण रहता है, उसका शैक्षिक वातावरण कैसा है, उसको वहाँ पर सहयोग किस प्रकार से मिल रहा है, वो किस प्रकार से वहाँ पर अनुशासन में रहता है, या फिर वहाँ की आसपास की जो पॉजिटिविटी है, वहाँ की सुविधाएं है, वो सभी चीज़ें उसके अधिगम को प्रभावित करती है। यदि एक स्कूल का वातावरण अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो बच्चे की लर्निंग क्या है, अच्छे से होगी, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर स्कूल के आसपास का जो वातावरण है वो नेगेटिव है तो बच्चे की लर्निंग पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम सेकंड फैक्टर की बात करेंगे जो है हमारा फैमिली एनवायरनमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये माना जाता है परिवार का वातावरण। देखिए, बच्चा एक परिवार में जन्म लेता है, सबसे पहले जो उसकी लर्निंग होती है वो फैमिली के ही अंदर होती है। फैमिली का जिस प्रकार से वातावरण होगा, अगर फैमिली का तनावपूर्ण वातावरण है, गरीबी वहाँ पर फैली हुई है, तो उस प्रकार का जो वातावरण रहेगा वो बच्चे पर कैसा प्रभाव डालेगा, उससे क्या है, बच्चे के सीखने की क्षमता में क्या है, रुकावटें आएगी। उसको जो है सीखने की क्षमता जो उसकी रहेगी उसमें उसको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चे पे क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल एनवायरनमेंट की। फैमिली के बाद अगर कोई एनवायरनमेंट रहता है जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है तो वो रहता है सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण। समाज के अंदर जो है व्यक्ति पला बड़ा रहता है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर उसको जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करना होता है। समाज की कुछ परंपराएं, मूल्य और गतिविधियां रहती है जिसमें वो क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका जो फ्रेंड सर्कल रहता है वो भी उसको अपने सोसाइटी के अंदर ही मिलता है। तो इस प्रकार जो सामाजिक वातावरण होता है वो अधिगम को अत्यधिक प्रभावित करता है। उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, उसका जो साथी समूह है, अगर वो उसके साथियों का समूह जो है अच्छा है, उनके आसपास के वातावरण में जो है पॉजिटिविटी है, तो बच्चे पर क्या है, उसकी जो लर्निंग होगी वो पॉजिटिव होगी, अधिगम उसका अच्छे से होगा। लेकिन अगर उसके आसपास का जो सामाजिक वातावरण है वो अच्छा नहीं है तो उस पर क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। उसकी अधिगम प्रक्रिया में क्या होगी, कठिनाई हमें देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा लर्निंग आज का टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कोई भी आपको यहाँ तक डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको अगला टॉपिक किस विषय में चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
कमेंट में बताइए प्लीज़ कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। थैंक यू।